लिटरली बोला है कई लोगों ने कि तुम कांस्टेबल भले ही ना बन पाओ, ये सही शब्द है जो कांस्टेबल भले ही ना बन पाओ, लेकिन तुम एसपी तो बन जाओगे। कि क्या हिंदी मीडियम का ही नहीं होता? अरे भाई इंग्लिश मीडियम का भी नहीं होता है, हाँ। सबका कैसे हो जाएगा? तो वो चीज़ है कठिन, ये बात सही है, और कठिन है इसलिए उसका सम्मान है। वो इलाका बड़ा खास है कि उस धरती से निकलना ये भी अपने आप में एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा उदाहरण। चंबल में मैं ताल्लुकात रखता हूँ सर, वहाँ से बुंदेलखंड से पैदा हुआ हूँ, बड़ा हूँ वहाँ पर, स्कूली शिक्षा वहीं पर की है, ग्रेजुएशन वहाँ से किया है। और फिर अगर वहाँ से किसी बच्चे को निकलना है तो काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ेगी, चाहे शिक्षा को लेके हो, पैसों को लेके हो, हर चीज़ में। तो वो चीज़ें मैंने ही फेस करी हैं। और रिसोर्स क्रंच जो आपने भी झेला है, आपने नौकरी की है लंबे समय तक, काम के साथ सर परीक्षा निकालना यूपीएससी का खासकर काफ़ी मुश्किल है। शुरुआती दौर में ही आपने काम करना शुरू कर दिया विदाउट ये जाने कि यूपीएससी में कितना गहराई तक जाना था मेरे। आपको सैलरी मिलना शुरू हुई, आपने सेटल तो हो ही जाएगा आगे चल के, तो फिर देख लेंगे। यूपीएससी को आप सेकंड उसमें डाल देते हैं, प्रायोरिटी नहीं रहेगी वो आपकी। बहुत लोग कहते हैं कि भाई 5 साल पहले जो तैयारी होती थी आज वैसी नहीं है, समय के साथ तैयारी में काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है। सवाल पूछने का जो पैटर्न है प्रीलिम्स में, वो कब बदल जाएगा, किस स्तर का बदल जाएगा, नहीं बता सकते। कई बार लगता है कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं बना, हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और बच्चे सवाल पूछते हैं चैट में कि सर हिंदी मीडियम से हैं तो हो पाएगा क्या? 1-2 साल में नहीं हुआ, 3 साल में नहीं हुआ, तो फिर वो सोचने लगेंगे नहीं किताबें ही गलत है, फिर कोचिंग गलत है, दोस्त ही गलत मिल गए हमको। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है सर। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। जब से लिखा गया और फाइनली तोड़ कर दिखाया गया तो वो बाकी लोगों के लिए कैसे काम करेगा? पत्थर को तोड़ के ऐसा बना देना रास्ता, जीवटता का एक इससे उत्तम उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल पत्थर तोड़े से भी कठिन है क्या? सही बात है। दृढ़ता के साथ, मेहनत के साथ, और सेवा में किस लिए जाना चाहते हो? लोक सेवा के लिए। तीनों को जोड़ दीजिए, डेडिकेशन को, डिवोशन को, आपको मिलेगी सफलता, कहीं ना कहीं मिलेगी, यहाँ नहीं तो कहीं और। ये जरूरी थोड़ी ना यूपीएससी। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। वेलकम टू स्टडी आईक्यू आईएएस। माय नेम इज अमृत उपाध्याय और मेरे साथ आज बहुत ही खास मेहमान हैं सौरभ अहिरवार, जो कि 2023 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं, यूपीएससी के सिलेक्टेड ऑफिसर हैं। आइए आज उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौरभ के बारे में खास बात यह है कि सौरभ मेरे साथ सहयोगी रहे हैं मेरे काम में भी, और पिछले 4-5 सालों से, 5-6 सालों से हम लोग साथ में हैं। और पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जिंदगी में बदलाव आया इस परीक्षा से जब पास आप कर गए तो? काफ़ी बड़ा मतलब एक सफलता रही है मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत की काफ़ी सालों से यूपीएससी के लिए। लक्ष्य अभी कुछ और है। अभी मैं सिलेक्ट हुआ हूँ 2022 में, 23 का आईआरएस अधिकारियों में फ़िलहाल ट्रेनिंग पे हूँ, लेकिन लक्ष्य आगे और भी है। दूसरा, घर वालों के लिए कुछ कर पा रहे हैं, समाज के लिए अगर कुछ कर पाए आगे चल के, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा उस इलाके को भी ब्रीफ करना होगा जिस इलाके से आप आते हैं। जब आप कह रहे हैं कि मैं कुछ कर पाऊंगा, वो एक आपके सपने में शुमार रहा है शुरू से ही। सर, वो इलाका बड़ा खास है कि उस धरती से निकलना ये भी अपने आप में एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा उदाहरण है। तो उस परिवेश का भी थोड़ा सा बताइए कुछ। मैं ताल्लुकात रखता हूँ सर वहाँ से, बुंदेलखंड से। बचपन पैदा हुआ हूँ, बड़ा हूँ वहाँ पर, स्कूली शिक्षा वहीं पर की है। चंबल में ग्रेजुएशन वहाँ से किया है, और करीब 15 साल में वहाँ रहा हूँ चंबल इलाके में। तो दोनों ही क्षेत्रों को अगर देखो तो शिक्षा के मामले में काफ़ी उतना आपको स्टेटस उतना अच्छा नहीं है। और फिर अगर वहाँ से किसी बच्चे को निकलना है तो काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ेगी, चाहे शिक्षा को लेके हो, पैसों को लेके हो, हर चीज़ में, या संसाधन को लेकर? संसाधनों को लेके।
तो वो चीज़ें मैंने ही फेस करी हैं। तो आपके गांव में कोई ऐसा एग्जाम्पल पहले रहा है कि उसने निकाला हो यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक किया हो, या आप ही हैं पहले? मेरे गाँव में भी मैं ही हूँ पहला, और झांसी से भी काफ़ी कम ही लोग निकलते हैं। साल 2 साल 3 साल में कभी एकाध बार अब निकलने लगे हैं सर। बट अभी पिछला काफ़ी रिकॉर्ड देख लो तो शायद। तो जब आप सेलेक्ट हो गए, आप वापस गए, बहुत हो हल्ला हुआ आपके गांव जवार में, काफ़ी उसका हंगामा मचा, मालाएं पहनाई गई। हाँ सर। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है ना कि जब आप वापस जाते हैं लोग आपको बड़ी उम्मीद की निगाहों से देखते हैं। वो भी महसूस हुआ क्या कि आपके गांव में आपके सिलेक्शन ने कुछ बदल दिया है, कुछ होप युवाओं में पैदा कर दिए है? कुछ लोग आपसे मिलते हैं इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में हम भी कुछ बनेंगे। एक्चुअल में सर शुरू से ही मैंने जो ऑब्ज़र्व किया अपने लिए कि गाँव में, तो गाँव के लोगों को यही उम्मीद थी कि यही एक बंदा है, ये जो बच्चा है कि ये पढ़ पाएगा, कुछ कर पाएगा। ऐसा बोलते थे, लिटरली बोला है कई लोगों ने कि तुम कांस्टेबल भले ही ना बन पाओ, ये सही शब्द है जो कांस्टेबल भले ही ना बन पाओ, लेकिन तुम एसपी तो बन जाओगे। ये ये सच है, बिल्कुल सच है। जिस तरीके से मेरा नेचर है, थोड़ा गाँव वालों से थोड़ा अलग है, लेकिन वहाँ घुल-मिल भी जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि अलग ही थोड़ा रहते। पढ़ाई के प्रति थोड़ा-सा शुरू से ही रहा था, तो धीरे-धीरे मेहनत करी, फिर बने। तो लोगों का तो वही था, देखो भाई, हमने तो कहा ही था होगा, देखो। तो उनके लिए बहुत अचंभे वाली बात नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर था कि जिस गाँव से मैं आता हूँ, उसका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, अखबारों में देख लो, न्यूज़ में देख लो आप कभी भी, तो ये हो गया, वो हो गया, अ, चोरी डकैती में नाम उस तरह से गाँव के रिकॉर्ड लोगों के करा नाम हुआ आते है। हैं, मेरे ही गाँव के नाम। तो फिर जब ये सिलेक्शन हुआ, कभी सुना तो था नहीं कि यूपीएससी डीएम साहब कोई बन जाएँगे। डीएम तो फिलहाल मैं नहीं हूँ, ना बनेंगे अभी फिलहाल। लेकिन उनको ये पता है कि यूपीएससी निकाल दिया और ये डीएम से कम नहीं है। वो तो मेरे को डीएम ही बना दिया उन्होंने, और डीएम ही बोलते हैं। तो उ उनके लिए तो अचंभा इसलिए भी नहीं था क्योंकि भाई हम तो पहले से बोलते थे ये बंदे में तो बहुत मेहनत है। लेकिन तुमने हमारा नाम इसलिए कर दिया कि हमारे गाँव का नाम किसी और वजह से अब पहचान में आएगा। यहाँ नेता थे, गुंडे थे, ये थे, वो थे, सब थे, लेकिन अभी कम से कोई कम ऑफिसर यूपीएससी क्रैक हमको करके कोई ये अच्छा ऑफिसर। लग रहा है इस बार कि कोई हमारे यहाँ से कोई बच्चा इतने बड़े पद पे हम्म। जा रहा है। तो उनके लिए अपने आप में वो बाहर जाते हैं तो बताते हैं, हमारे यहाँ से ये भी है, हमारे यहाँ से लड़का निकला है, अब देखो तुम कैसे-कैसे होगा। तो ये अपने आप में मेरे मम्मी-पापा के लिए, मेरे लिए, घरवालों के लिए अपने आप में गर्व की अनुभूति कराता है सर। तो अक्सर मैं जब कभी सेशन लिया करता हूँ, और मैंने कई बार जिक्र भी किया है, जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे, सर। एक इवेंट अभी हाल ही में हुआ था, मैंने उसमें भी जिक्र किया था। तो मैं आपके फ़ोन के स्टेटस का जिक्र ज़रूर करता हूँ, जो लंबे समय तक लगा हुआ था कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। उस पर्सनल जर्नी में तैयारी पर तो हम आएंगे कि तैयारी में क्या कुछ बताना है। हिंदी मीडियम की अगर बात करें, तो हिंदी मीडियम से तैयारी में ये मोटिवेशन बहुत काम करता है कि उस पर्सनल जर्नी को अगर आप टच करना चाहें थोड़ा, कि कैसे कैसे आपने इस पर्सनल जर्नी को पार किया है, पढ़ाई लिखाई कैसे हुई है, किस बैकग्राउंड में हुई है। और इसको पूछने का पर्पस ये है कि अभी भी कई सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, रिसोर्सेज की कमी से हिंदी की पूरी पट्टी ही जूझती है। कई बार टूटना होता है, कई बार लगता है कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं बना, हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और बच्चे सवाल पूछते हैं चैट में कि सर हिंदी मीडियम से हैं तो हो पाएगा क्या? तो मैं उस लाइन पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जर्नी कैसी रही, और जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, जब से लिखा गया और फाइनली तोड़कर दिखाया गया, तो वो बाकी लोगों के लिए कैसे काम करेगा? पहला कि आपने जो बताया पर्सनल एक जो मोटिवेशन खुद के लिए कि तोड़ेगा नहीं जब तक छोड़ेगा। एक मूवी मैंने देखी थी सर, आपको भी पता हाँ, है, दशरथ मांझी। दशरथ मांझी। तो मैंने उस मूवी को गौर से देखा हुँ, और उसको जो समाहित किया अपने अंदर, उस और जो काम उन्होंने ऐतिहासिक काम किया था, हुँ, वो वाक़ई में मतलब ऐतिहासिक ही है। तोड़ना, पत्थर को तोड़ के ऐसा बना देना रास्ता, तो ये आप पहाड़ काट समझते देना, सही जीवटता बात। का एक इससे उत्तम उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। अनेक होंगे लेकिन मैं मतलब जिस चीज़ से अवगत हूँ, तो मुझे लगता है कि और फिर मैंने उस मूवी को जब देखा तो मैं लगा कि ये जो बात है इसमें बहुत बहुत बड़ी बात है ये। हुँ, जब वो एक आपको एक डायलॉग याद होगा उसमें वो बोलता है कि अ, एक पत्रकार आता है तो कुछ बोलता है उससे, तो बोलता है पत्थर तोड़े से भी हुँ, हुँ, कठिन है क्या? हुँ, सही बात है। अगर ये लाइन इतनी सी लाइन कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग में डाल ले और उसको अपनी दृढ़ता के साथ, मेहनत के साथ और सेवा में किस लिए जाना चाहते हो? लोक सेवा के लिए? तीनों को जोड़ दीजिए, डेडिकेशन को, डिवोशन को, आपको मिलेगी सफलता, कहीं न कहीं मिलेगी। यहाँ नहीं तो कहीं और। ये ज़रूरी थोड़ी ना है यूपीएससी। तो वो जो लिखा था मैं 2017 में लिखा था सर, हुँ, व्हाट्सएप स्टेटस, और वो आपको इसलिए पता है क्योंकि आपका मेरा रिलेशन हुँ, पिछले 5-6 सालों में जिस तरीके से है, एक पारिवारिक रिश्ता है आपके साथ में, तो वो आपको पता है वो बात।
तो जिस दिन यूपीएससी निकला था उस दिन मेरा स्टेटस चेंज हुआ, हल्का सा चेंज हुआ, लेकिन पूरा नहीं अभी हटाया मैंने, क्योंकि उसमें थोड़ा तोड़ा है मैंने पूरा थोड़ा तो बाकी है। तो हिंदी मीडियम की आप जो बात कर रहे हैं ना, आई पर्सनली फील कि ना हिंदी मीडियम के बच्चे रिकॉर्ड देख के परेशान है, रिकॉर्ड से परेशान कि हो ही नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, फाइनली नहीं हो रहा है सिलेक्टेड, कैसे करेंगे, कोचिंग नहीं करा रही, सबके प्रति अनास्था आ जाती है एक टाइम के बाद में कि 1-2 साल में नहीं हुआ, 3 साल में नहीं हुआ, तो फिर वो सोचने लगेंगे कि नहीं किताबें ही गलत है, फिर कोचिंग गलत है, दोस्त ही गलत मिल गए हमको। और तो फिर यूट्यूब वीडियो अल्टीमेटली देख रहे हैं तो यूट्यूब यूपीएससी भी गलत है। यूपीएससी में अनास्था, हर चीज में अनास्था, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है सर मेरे हिसाब से। मतलब जिस नाव पर सवार होकर चल रहे हैं उस नाव पर ही शक करके बैठे हैं, तो फिर सोचने वाली बात यह है कि अगर आपने ये सोच लिया, किसी भी बंदे ने ये सोच लिया कि हिंदी में तो होता ही नहीं है, आप दिमाग में रख लिया, तो आप क्यों मेहनत कर रहे हो? आपके पास इसका जवाब है नहीं है, मेहनत भी कर रहे हो, फिर ये भी बोल रहे हो कि होता ही नहीं है, दुविधा में भी है। दुविधा में भी है। फिर आप ये देखो ना कि कुछ लोगों का अगर हुआ है तो कुछ तो उन्होंने हाँ, किया होगा कोई तो ना, बात होगी। तो डिमांड को पूरा करिए ना, अगर इंग्लिश मांग रहे हैं तो आप इंग्लिश को एडजस्ट करिए, क्या दिक्कत है? आपको आज नहीं कल पढ़ना पड़ेगा, ऑफिसर बनोगे तो इंग्लिश में तो आपको बात करना ही है, लिखना भी है, आंसर्स भी देना है इंग्लिश में, तब कैसे होगा? लेकिन जनरली तो प्रॉब्लम इंग्लिश होती नहीं है, इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्फिडेंस ये प्रॉब्लम है। फियर अलग लेवल का है। हाँ, कंटेंट को लेके कुछ बातें हो सकती हैं टेक्निकल उस पार्ट पे कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को या फिर खुद से जो पढ़ रहे हैं उसमें। मुझे लगता है हिंदी मीडियम में थोड़ा-सा गाइडेंस का, थोड़ा-सा। बट मैंने कोचिंग वगैरह नहीं ली, ये आप जानते हैं। तो मैंने कैसे किया? मैंने ऐसे किया कि मेरा दिल ही इसलिए चल पड़ा है सर कि लोक सेवा में जाऊँगा और उसको जब तक मेरा अंतिम प्रयास खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक के लिए जाना है। मेंस फेल हुआ है और जो राज्य लोक सेवा की परीक्षा है उसमें इंटरव्यू तो गया, वहाँ भी फेल हो गया। तो एक बार तो आपसे ही मुलाकात हुई, तब आपने जब फेल होने के बाद इंटरव्यू का फेल हुआ था 2019 यूपी पीसीएस, तब आपने बोला था कि नहीं, ऊपर वाला कुछ और चाहता है और तुम बेहतर के लिए बने हो शायद, थोड़ा वेट करो। और 1-2 साल बाद ही शायद याद हो है गया था। 19 का फेल किया, जो कि 20-22 में उसका रिजल्ट आया था, 21 में रिजल्ट आया था और उसके बाद 22 में फाइनल हो गया था ये। तो वही छोड़ा नहीं इस चीज़ को, करना पड़ता है। तो अपने लिए पॉजिटिवनेस लेके आना पड़ेगा बच्चों को। अब ये बात भी तो सोचने की है ना, कि क्या हिंदी मीडियम का ही नहीं होता है? अरे भाई, इंग्लिश मीडियम का भी नहीं होता है, हाँ। सबका कैसे हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। एक ये भी सवाल आता है कि सर इसमें रिजल्ट तो इतना कम होता है, अब पोस्ट ही इतने 10 लाख लोग अगर फॉर्म भर यू रहे नो द फैक्ट द वेरी वेल बिफोर द प्रिपरेशन यू आर गोइंग, हैं। तो फिर क्यों करो मत उसको। सही बात। तो वो चीज़ है कठिन, ये बात सही है और कठिन है इसलिए उसका सम्मान है। करने के बाद जब आप सफल हो जाओ तभी आपका सम्मान क्यों? हाँ, इजीली इसीलिए अवेलेबल क्योंकि रहता है तो सबको नहीं क्यों मिल सम्मान रहता है, सही बात। सबको नहीं मिल रहा है वो। और रिसोर्स क्रंच जो आपने भी झेला है, आपने नौकरी की है लंबे समय तक और आर्थिक रूप से भी आपने एक अलग मोर्चे पर, जहाँ तक मुझे जानकारी है मैंने देखा है कि खुद ही से सब कुछ मैनेज किया है, तो ऐसी कंडीशंस में भी बहुत सारे बच्चे हैं, जी। उनके लिए कोई रास्ता, मैसेज, उनकी मनस्थिति को संभाल। मैं 2 तरह से बच्चों से रोज़ चैट करता हूँ। एक जो ये लिखते हैं कि मैं बहुत गरीबी में हूँ, मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, और एक जो ये कहते हैं कि मेरे लिए कोई काम की व्यवस्था कीजिए और मुझे अपने साथ जोड़ लीजिए या कुछ भी ऐसा करवाइए, मैं खुद से सर्वाइव करके करना चाहता हूँ। तो ये 2 तरह के ऑलमोस्ट मैं रोज़ टैकल करता हूँ। आप उन लोगों को क्या कहेंगे? काम के साथ सर परीक्षा निकालना यूपीएससी का खासकर काफ़ी मुश्किल है, जो रियल है तो जो आपने इसमें ये नहीं कि मैं ये कह दूँ कि नहीं बहुत नहीं, आसान होता है, वो मैं बहुत भी कठिन। कहता हूँ बिकॉज़ ऑब्वियसली। आज के टाइम में जितनी भी कंपनी, चाहे वो एडटेक की हो, चाहे कोई भी कंपनी में आप काम करना चाह रहे हो, उसमें आपको पूरा देना पड़ेगा। 10 घंटे आगे भी जा सकते हैं और फिर आपको आने-जाना ये सब टाइम अगर मिलाएँगे तो 12 घंटे कहीं नहीं जाते हैं, उसके बाद थक जाते हैं, आप मशीन नहीं है। तो अगर आप शुरुआती दौर में करना चाह रहे हैं तो मेरा तो मानना है कि ऐसा मत करें, क्योंकि फिर आप एक टाइम के बाद ये भी हो जाता है कुछ लोगों के साथ कि सैलरी आना शुरू हो गई। ये मेरा पर्सनल मतलब व्यू है और कुछ लोगों के साथ बातचीत के बाद ये सब समझ में आया कि अगर शुरुआती दौर में ही आपने काम करना शुरू कर दिया, विदाउट ये जाने कि यूपीएससी में कितना गहराई तक जाना था मेरे, गए नहीं आप। 1 आध साल टर्न आपने प्रयास किया या फिर बातचीत यहाँ-वहाँ करके आप नतीजे पे पहुँचे कि नहीं होगा, मुश्किल है, काम कर लेते हैं। तो आपने काम करना शुरू किया, आपको सैलरी मिलना शुरू हुई, आपने सोचा सेटल तो हो ही जाएगा आगे चल के, तो फिर देख लेंगे। यूपीएससी को आप सेकंड उसमें डाल देते हैं, प्रायोरिटी नहीं रहेगी वो आपकी। और प्रायोरिटी वाला जो होता है, वो क्या करता है, नहीं मेरा चल जाएगा,
उसके बाद में 8-10 घंटे बाद जो काम करने के बाद मुझे 4 घंटे ही मिले मुझे, मैं उसमें काम अपना जो पढ़ाई करूँगा। हाँ, सबके सबके इच्छा शक्ति के बाहर होता है ये। इच्छा शक्ति के बाहर बिल्कुल वाली सही बात हो जाती है कभी-कभी। वो तो वहाँ पे आपका जो है टेम्परामेंट आपको सेट करना पड़ता है कि नहीं, करना है, इससे नहीं हटेंगे। काम काम तो आपको करना ही है जीवन में। हुँ, आज नहीं 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद काम करोगे तो फिर तब कर लेना। और अगर बीच में ऐसी कंडीशन बन रही है कि नहीं कर पाए, फिर जब ऑप्शन नहीं है तो फिर छोड़िए ना, फिर हाँ, काम कर लीजिए। जब फाइनेंशियली बिल्कुल चलने लायक नहीं है नहीं तो रहो करना ही होगा। करना ही लेकिन पड़ेगा। उस स्थिति में डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल, कर सकते हैं। आप जो लक्ष्य लेके आए थे उसको छोड़ कैसे सकते? जिसका एक आप जीता जागता एग्ज़ाम्पल है। तो मुझे भी जैसे मैंने 2019 में जॉइन किया था, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को। वहाँ काम किया 8.5 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे भी हो जाता था। थक जाते थे हुँ, और साथ वाले जो थे, तो उनका वही कि भाई इतना टाइम हो जाता है, थक जाते हैं, पढ़ाई-वढ़ाई नहीं होती। तो वो मैं यहाँ पे पॉज़िटिव अपना देखता हूँ पॉइंट कि मेरे साथ वो नहीं था, पता नहीं क्या मशीन टाइप है, क्या है। बोलते थे मेरे दोस्त कि तुम कर कैसे लेते हो? मतलब ऑफ़िस से जाने के बाद तुम सीधा पढ़ कैसे सकते हो? हुँ, तो मैंने भी कहा मुझे भी पता नहीं, मैं मशीन टाइप पता नहीं, मेरे दिमाग में वही चल रहा है बस। हाँ, पैसा नहीं था, ये बात भी सही है। पैसे के लिए घर की भी थोड़ी कंडीशन वही थी कि पैसा-वैसा मदद करना, ये सब। पिताजी उतना मतलब उसमें सक्षम नहीं थे कि उनसे पैसा लेके आप यहाँ पे तैयारी करें। उतना अब दिल्ली में रहना सर काफ़ी, हाँ, बिल्कुल सही बात। दिल्ली तो या फिर आप कहीं भी, उतना सस्ता है नहीं कि आप घरवाले घर का खर्चा उठा लें और आपका खर्चा उठाने के लिए पैसे ही भेजते रहें। फिर वो उसको लंबे टाइम तक आप सर्वाइव कैसे हाँ, करेंगे? 1-2 दिन का वो तो है नहीं कि मोरल तो 1-2 आपको महीने। लंबे टाइम तक नहीं मिल पाएगा उस हिसाब से। हुँ, तो अगर आप काम कर रहे हैं ना तो फिर उसको मत छोड़ो, कैसे भी करके। मरो चाहे जियो, हुँ, कुछ भी करो। अपनी प्रायोरिटी तैयारी मत हमेशा छोड़ो, तैयारी को बनाए। तैयारी मत छोड़ो। आप आपने काम करना शुरू कर दिया तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि भाई एग्ज़ाम 24 में 25-26 में है, मई में एग्ज़ाम है, मेरे पास 1 साल है, पूरा 1 साल पड़ा है। अभी क्या करेंगे, काम करते-करते पढ़ाई भूल जाते हैं लोग, मई का एग्ज़ाम आएगा तो हम सोचेंगे 1 महीने की छुट्टी ले लेते हैं, कर लेंगे बस, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो लड़के डेढ़-डेढ़ साल, 2-2 साल लगातार प्रीलिम्स या मेंस की साथ में तैयारी कर रहे हैं या जिस भी स्ट्रैटेजी से चल रहा हो, आप उनको टक्कर दे देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप क्या करिए ना कि 4-4 घंटे, 3 घंटे ही पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ो, ठोस पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, लेकिन उसको कंसिस्टेंट करके, रोज़ पढ़ना है आपको। 1 साल आप देखोगे ना बहुत सुधार आ जाएगा। ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि सर 9-10 घंटे सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप 9 घंटे काम भी कर लें, 9 घंटे पढ़ भी वो लें तो और ख़ैर सो संभव भी ही लें है। हाँ, और दिमाग को स्थिर कैसे रखेंगे? नहीं हो पाएगा। तो काम करने वालों के लिए यही है कि शुरुआती दौर में तो ना ही करें काम तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 2-3 साल तक आप देखें अच्छे से करके कि मेरे से हो नहीं रहा है या हो रहा है। ऑब्ज़र्वेशन करना पड़ेगा खुद का और वो ऑब्ज़र्वेशन ही सबसे बड़ा सवाल है कि ऑब्ज़र्वेशन कैसे करें सच में? और क्या ऑब्ज़र्वेशन आप जो खुद की कर रहे हैं वो सही है या गलत है? हमारी पढ़ाई सही दिशा में जा रही है, नहीं जा रही है? वो सब करना होता है। लक का काम है, आप मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब हो रहा है। बट प्रीलिम्स में आप डिलीवर नहीं कर पाए सही से, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से परेशान नहीं होना है। आप फेल हुए, अगली बार देना अच्छे से, काम भी करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन शुरुआती दौर में ना करके कुछ टाइम आप बिताओ यूपीएससी के लिए। थोड़ा अपना एक आप जो तैयारी वो का लेवल डिमांड कर रहा है, कर लो। वो तो आपको देना ही पड़ेगा। हुँ, तो वही है कि कंसिस्टेंट पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेरे पास अभी भी जो मेरे पुराने साथी हैं, जो कंपनी में अभी भी लगे, हुँ, उनका सवाल वही है कि काम के साथ मैं कैसे करूँ? तो मैंने कहा तुम भगवान तो नहीं हो, आपके पास एक ही विकल्प है और उसके लिए विकल्प ये है कि वो विकल्प को आपको चुनना ही पड़ेगा, कैसे भी। और वो ये है कि 3-4 घंटे, 5 घंटे जितना हो सके, शांतिपूर्वक पढ़ाई कर लो अपनी 1 साल तक, बहुत परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन ये भी जाँचते रहो बीच में कि वो सही दिशा में हम कर रहे हैं कि नहीं। पढ़ाई तो काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन खुद का ऑब्ज़र्वेशन नहीं कर पाते कि यही पढ़ना था कि नहीं पढ़ना था सही दिशा में, तो वैसा। बिल्कुल। और अगर एक ऐसा सवाल कि भई हमने तो इतनी पढ़ाई की, आपने बहुत लंबे समय तक पढ़ाई-लिखाई की, उसके बाद नौकरी में गए, तो यूपीएससी की तैयारी का कोई फ़ायदा अभी नौकरी में दिखता है? सर डिपेंड करता है कि आप किस जॉब में मतलब किस सर्विस में आप सेलेक्ट हुए। यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन के बाद डीओपीटी एक लिस्ट निकालता है अकॉर्डिंग टू द रैंक एंड द रिजर्वेशन ऑल्सो, तो दोनों का मिश्रण होके और भी जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को अगर आप छोड़ दें तो मैं दो चीज़ों पे ही बात करूँगा। इन दोनों को मिला के जो भी आपकी सर्विस बनेगी वो डीओपीटी एक लिस्ट निकालेगा। अब डिपेंड करेगा आप आईएएस में जा रहे हैं, आईपीएस में जा रहे हैं, आईआरएस आईटी में जा रहे हैं या कस्टम में जा रहे हैं। तो आईएएस और आईपीएस में तो काफ़ी हद तक जो चीज़ हमने यूपीएससी में पढ़ी है वो काम में आएगी। आएँगे।
उदाहरण के लिए ये देख लीजिए कि आपको आपदा प्रबंधन आपने पढ़ा है, उसमें आपको जिला संभालना है, तो आपको ऐसे कई बार जिले मिल सकते हैं कि जहाँ पे आपको आपदा संभालनी पड़ेगी। तो आपने अगर कुछ पढ़ा होगा या फिर कोई आपके पास रेफरेंस होगा तो कुछ तो काम आएगा। वो सब ज्योग्राफी के टर्म्स में आप देख लीजिए। देन पब्लिक एड के उसमें देख लीजिए, तो पब्लिक एड का तो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंस है आईएएस और आईपीएस में। हम्म, फिर जब दूसरी सर्विसेज पे आते हैं तो आईटी हो गया, कस्टम्स हो गया, तो इनकी पढ़ाई काफ़ी अलग है, टेक्निकल हो गया। यहाँ आपको फिर अकाउंटेंसी पढ़ाई पढ़ना है करनी आपको, पड़ती। अकाउंटेंसी पढ़ना है आपको, लॉ पढ़ना है इनकम टैक्स के, और भी दूसरे लॉ पढ़ना है जो फाइनेंस से रिलेटेड है। तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा अंतर हो जाता है यहाँ पे। चलिए ठीक है, अभी आने वाला है प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन, थोड़ा सा प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बात करते हैं। अभी आप तो प्रीलिम्स में माहिर रहे हैं, सीसेट को अगर छोड़ दिया जाए, सीसेट को छोड़ दें सीसेट को अगर छोड़ दें तो बाकी कुछ और ही होता शायद। है ना। तो इनके प्रीलिम्स का रिकॉर्ड ये रहा है कि जीएस में तो कभी रुकने वाला रहा नहीं, और सीसेट बहुत मुश्किल से पार होता था। ठीक है, यस सर। तो अभी प्रीलिम्स की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनके मन में अब ये भी आएगा कि इस बार छोड़ ही देते हैं, अगली बार अच्छे से तैयारी करके दे लेंगे, प्रीलिम्स वाले क्या करें, क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, छोटे में अगर इसको हम लोग डिस्कस करना चाहें तो? मैं तो सर इतना सक्षम भी नहीं समझता अपने आप को कि किसी को सलाह दे सकूँ कि प्रीलिम्स में करें या किस इतनी बार प्रीलिम्स निकालने के बाद क्या हो गया सर? और फाइनल सिलेक्शन होने के बाद मैं मानता हूँ कि फिर ये भी मैं इंसान सक्षम नहीं बोल सकता। मैं फिर भी मानता हूँ कि मैं सक्षम नहीं हूँ, और एक टीचर भी नहीं बोल सकता कि वो सक्षम है। ये हाँ, बताने ठीक के बात लिए है, आप सही सिर्फ बात बात कर सकते हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। क्योंकि प्रीलिम्स अब अपने आप में ही सर वो मेंस का भी मेंस हो गया है। एक उस टर्म में देखें आप तो मेंस का भी मेंस लगने लगा है वो। और कई बार तो सर अब वो लोग ये बोलने लगे हैं कि लक, पूरा लक ही है। हुँ, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इससे बात करें तो अ, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना, पहले तो आप उसको ऑथेंटिक लेवल पे पढ़ो, हुँ, ऑथेंटिक सोर्स से ही पढ़ो। उदाहरण के लिए एक खास पुस्तक है, आप जानते हैं, हुँ, संविधान के लिए इस्तेमाल होती है। खूब पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं, उससे अगर एक क्वेश्चन घुमा के पूछ दें तो मुझे नहीं लगता है वो आंसर दे पाएँगे। नहीं दे पाते, सही। लेकिन आप इसके बदले में अगर आप मूल पीडीएफ, चाहे आप मंत्रालय से डाउनलोड करके या फिर किताब जो डायरेक्ट होती है, उसको पढ़ के जाएँगे, इससे इससे ज़्यादा ऑथेंटिक कुछ होगा नहीं। और सवाल गलत होगा तो फिर वो आप कर रहे हैं गलत। हुँ, अब वो सोर्स के लेवल पे नहीं हुआ। एक एक आपसे ही सवाल पूछ लेता हूँ सर छोटा-सा। मैं उसके पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब जो भी लोग हम मेरी पॉलिटी की क्लासेस ले रहे हैं चैनल पर, तो उसमें आप देखते होंगे कि बेयर एक्ट को मैंने डील किया है। तो दरअसल बेयर एक्ट मैंने पढ़ाया ही है इन्हीं के कहने पर। इन्हीं का सुझाव था कि बेयर एक्ट से पढ़ाइए सर, क्योंकि बेयर एक्ट से ही क्वेश्चन पकड़ में आता है, असल बात तो वहीं पर है। तो इसीलिए मैंने बेयर एक्ट से पूरी चीज़ों को डील किया था। मेरा मानना है ऐसा, हाँ, और कई नहीं लोगों का अच्छा ऐसा मानना भी है, है, क्योंकि मेरा भी यही मानना है। सर एक्चुअल में सर ये है कि लोग मूल चीज़ को नहीं पढ़ना चाहते, उसकी इंटरप्रिटेशन को पढ़ना है। वो आसान भाषा में लिखा है, प्लस हिंदी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। भाषा का जो है वो ट्रांसलेटेड है, और ट्रांसलेटेड में ये है कि उसका भाव बदल जाते हैं कभी, तो फिर आपने जो पढ़ लिया एक बार और वो हमेशा याद रहेगा। एक उदाहरण के लिए छोटा-सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि अधिकांश लोगों से आप कभी भी पूछ लेना जो 4, 5, 6 साल भी तैयारी करके बैठा है और उससे ये पूछना कि आपकी संवैधानिक तैयारी कैसे है? बोलेगा बहुत बढ़िया, वो सवाल पूछो। एक सवाल आप पूछ लीजिएगा, सिर्फ़ ऐसा सेंटेंस बोलिएगा कि संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 से ज़्यादा महीने का गैप नहीं होना चाहिए। सही है, गलत है? तो बोलेंगे सही है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ उस किताब में लिखी है। डिटो। और ये किताब पढ़ी है हुँ, टीचर्स ने पढ़ा है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अपने दोस्तों को बता रहे हैं, हुँ, तो वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड चलती है। अभी उसमें देखा ही नहीं किसी ने कि यार हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं नहीं पढ़ रहे हैं। क्या दिक्कत क्या है इस सेंटेंस में? अगर आखिर पूछ लो ना, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, वो तो कहीं भी मतलब आप गूगल पे देख लो, यूट्यूब पे वीडियो वो बता देगा। अब गौर से देखिएगा। बेरेक्ट बोलता है कि 2 सत्रों के बीच में 6 माह का गैप नहीं होगा। हुँ, दोनों में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। आप बोल रहे हैं 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होगा। इट मीन्स कि 6 माह का गैप होगा। लेकिन वेरेक्ट क्या बोल रहा है? 6 माह का गैप नहीं होगा। हुँ, ये हिसाब आपको याद यानी 6 माह का गैप नहीं होगा, इसी से निकलता है कि कम से कम 2 सत्र तो होंगे ही होंगे। होंगे। वो कैसे भी करिए लेकिन 6 माह का गैप नहीं होगा। तो ये चीज़ आप वेरेक्ट में ही मिलेगी। क्योंकि इंटरप्रेट कर दिया किसी बुक ने, आपने पढ़ लिया, आप लगा के आ गए सही। अब आप सोच रहे हैं, नहीं, नहीं ये तो आंसर शीट गलत है। फिर वो आंसर शीट 1 साल बाद आती है। एक बार और आपने शायद मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि बताओ यार इसका क्या आंसर है? तब मैं वो आपका भी यूपीएससी का इंटरप्रिटेशन आंसर से क्लियर होता रिलेटेड ही सवाल था। हाँ। तो शैल और मे का अंतर आ गया था उसमें। हुँ, शैल और मे। किताबों में वो शैल के हिसाब से लिखा होगा और यहाँ पे मे के हिसाब से, तो फिर वो उसमें लिखा था क्वेश्चन में कि अनिवार्य हो जाता है। तो वो अनिवार्य मे है चूँकि
वेयर एक्ट में, तो वो अनिवार्य नहीं हो सकता, तो वो गलत मान लिया था। तो वही है, सही और गलत। अब हम तो वो किताब पढ़ के गए, सर ने मुझे बढ़ाया, मैंने आंसर भी सही लगाया, और हम जब काउंट कर रहे हैं तो मेरे तो 94 बन रहा है, 96 बन रहा है। जब आंसर आए लास्ट में फिर तो पता नहीं। चला कि 74 पे ही आपका जो है फाइनल मार्क्स बन रहा है, बाहर है। सही बात, ऐसा होता है, ठीक है। जैसे बतेरे उदाहरण है सर। तो प्रीलिम्स के लेवल पे और क्या-क्या चीज़ें अभी करनी चाहिए? क्योंकि अब हम लोग मार्च मिड में हैं ऑलमोस्ट, मार्च और मई में एग्ज़ाम फिर है। 1-2 महीने बचते हैं, ज़्यादा तो है नहीं। तो चीज़ों को रिवाइज़ करना पड़ता है सर हुँ। काफ़ी। नई-नई चीज़ें पढ़ने से बेहतर है कि आप चीज़ों को कंठस्थ अब करिए। तो नई चीज़ें पढ़ना बंद कर देना चाहिए। हुँ, पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि जो मान कंज़्यूम के किया जा चलिए कि सके। डिपेंड भी करता है सर कि कौन-सा सब्जेक्ट है। हुँ। जैसे साइंस एंड टेक है, तो साइंस एंड टेक में आप वही रट्टा नहीं मार सकते पुरानी चीज़ों का, जो 2 ढाई साल पहले आपने नोट बना लिया, किसी कोचिंग से ले लिया आपने। आपको देखना पड़ेगा कि साइंस टेक में क्या कोई ऐसी चीज़ आई है जो वर्ल्ड सिनेरियो में, नेशनल सिनेरियो में समाज के लिए, पूरे वैश्विक समाज या फिर लोकल लेवल पे महत्व रखती है। कोई भी चीज़ है, वो क्वेश्चन पूछेगा। हुँ। आप 15 साल के क्वेश्चन उठा लीजिए, उसमें सब में यही है, ब्लूटूथ आएगा, वाई-फाई आएगा, लाइ-फाई आएगा, यही सब आएगा। 5G, 4G, 3G हुँ। क्यों आता है? क्योंकि ये लोगों का जीवन परिवर्तित करने वाला है। एआई, वर्चुअल रियलिटी, एआर, यही सब है। हुँ। कोई मिसाल आई तो भारत की सामरिक स्थिति को कैसे वो उसमें सामरिक महत्व कैसे बढ़ा देगा हुँ। उस चीज़ का। तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। उसको आप रिवाइज़ कर लो या फिर पकड़ के रखो कि हाँ भाई, ये आ सकता है, और उसके सभी आयामों को खोल के रखो। हुँ। तो वैसा। एक सवाल बार-बार बच्चे पूछते हैं कि करंट अफ़ेयर्स के लिए क्या करें? हुँ। तो लॉन्ग टर्म में तो मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़िए, बेस्ट तो वही है। कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ने में सक्षम नहीं होते अगर, तो फिर उनके लिए हमारे पास चैनल पर प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन अब जो लास्ट फ़ेज़ में हैं कि अब इतना ही समय बचा हुआ है और मान लीजिए करंट अफ़ेयर्स नहीं किए, तो अब क्या किया जाए? कब से कब तक के करंट अफ़ेयर्स को तैयार कर लिया जाए? सर आम तौर पे यूपीएससी ना 15-16 महीने का लेता है करंट अफेयर्स पिछले, हुँ। और कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे रहेंगे जो 3-4 महीने में बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत मुद्दे पे। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि जैसे सीरिया में ही कुछ हुआ अभी हुँ। कल-परसों के उसमें, तो 1-2 शहरों का नाम उसमें आएगा। हुँ। देन यू हैव टू नोट डाउन दैट सिटी नेम, और वो किस देश से है या फिर किस रीजन से है, मध्य पूर्व है या फिर साउथ ईस्ट एशिया है। इस तरीके से आप उसको रेडी करके रख लो। ये भी तो करंट अफेयर्स है, और आप उसको ज्योग्राफी भी मान सकते हो क्योंकि मैप का हिस्सा हो गया वो एक तरीके से। तो मैप पे भी काफ़ी काम किया मैंने आगे के साथ। तो ये सब कर के इतना ज़्यादा मुझे उसका वो रिलेवेंस पता चला ना कि वर्ल्ड न्यूज़ को आप कैसे पढ़ना है। हुँ। सब कुछ नहीं पढ़ सकते आप, मशीन नहीं हो, समाहित भी नहीं कर पढ़ लोगे लेकिन समाहित नहीं कर पाओगे। हुँ। तो वही है कि कुछ पढ़ा, वो भी बेकार पढ़ा। हुँ। तो थोड़ा-सा अगर क्वेश्चंस को देखें कि क्या पूछ रहा है, फिर वर्ल्ड न्यूज़ में आप जब जाएँगे, एग्ज़ाम्पल वही दे रहा हूँ मैं, स्थान जो आते हैं आजकल, हुँ। 8 15-20 तो दे ही रहा है वो। हुँ। और अगर गौर से देखें तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किस बाज़ार में जाके किस कोचिंग के नोट्स उठा लूँ, इसके भी ले लूँ, इसके भी ले लूँ, पता चला कि इतना-इतना मोटा दे दिया, नहीं पढ़ पाओगे आप। हुँ। आपको कंटिन्यूअसली फ़ॉलो करना है 1 साल तक, बहुत डीप में नहीं जाना है। आप जब जैसे ही बीबीसी न्यूज़ हुँ। वर्ल्ड, अल जज़ीरा वर्ल्ड, वर्ल्ड में आप जाएँगे तो अफ्रीका पकड़ लीजिए, मिडल ईस्ट पकड़ लीजिए, साउथ ईस्ट एशिया पकड़ लीजिए, और अगर यूरोप में कुछ चल रहा है, ईस्टर्न यूरोप ख़ास करके, उसको पकड़ के रखिए। न्यूज़ रोज़ आएगी, आपको स्थान का नाम लिखना है, जगह वो देश का नाम लिखना है, आस-पास अगर कुछ है नदी, पहाड़, पर्वत, तो वो कर लीजिए। हो गया आपका 8 4-5 क्वेश्चन तो वैसे ही बनेंगे, अगर वो पूछा है। हुँ। गारंटी तो मेरी भी नहीं है हाँ, कि वो आएगा, सही बात। बट मैं बता रहा हर हूँ, साल नहीं पूछते। अगर ऐसा आएगा, तो कहीं नहीं जाने वाला आपसे। जैसे एक साल ऑर्गनाइजेशंस खूब पूछ दिया था, 7-8 ऐसा उसका ऑर्गनाइजेशंस। ट्रेंड है सर, कि यूपीएससी का ट्रेंड ही है कि उसका कोई ट्रेंड नहीं है। अनप्रेडिक्टेबल इसीलिए बोलते हैं। तो वैसा है। बाकी करंट अफेयर्स तो ये है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर बेहतर होगा कि आप डेढ़ साल का, 1 साल का कहीं से ले लें नोट्स, किसी भी एक जगह का ले लें, जिसने अच्छे से कंसाइज़ करके रखा हो चीज़ों को, देन आप उसको रिपीट कर लें, जितनी जल्दी हो सके। तो वही है, अगर नहीं पढ़ा तो फिर वही इलाज है। अदरवाइज़ आपको कंटिन्यूअसली अखबार तो फॉलो करनी चाहिए। करने चाहिए। और मेन सब्जेक्ट्स की बात करें तो हर इंसान की ज़िंदगी में एक आध सब्जेक्ट्स बड़े चैलेंजिंग होते हैं। जैसे किसी को पॉलिटी अच्छा लगता है, हिस्ट्री अच्छा लगता है, पता चले इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आता। इकोनॉमिक्स समझ तो अब उसके लिए क्या है मंत्र? इकोनॉमिक्स तो सर मेरे हिसाब से काफ़ी सरल है। हुँ। समझ में क्यों नहीं आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि आप लिंक नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। हुँ। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लें, या अगर एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ रहे ना, तो कुछ वेबसाइट्स हैं
उसकी टर्म्सोलॉजी आती है, टर्मिनोलॉजी आती है इकोनॉमिक्स की, वहाँ से भी समझ सकते हैं चीज़ों को। और या फिर किसी कोचिंग के आपने नोट्स ही ले ली तो आप उनके कॉन्सेप्ट तो पढ़ लो कम से कम। कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, एक दूसरी चीज़ों को जोड़ते जाएँ तो उसमें सीधा-सीधा है सर। क्यों? ये होगा तो ये होगा। अगर वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, तो उसका सीधा-सीधा रहता है कि मैं ये बढ़ा दूँगा, तो इसका इस पे क्या असर होने वाला है? और क्वेश्चंस ऐसे ही पूछते हैं। ऐसे ही पूछता है। और दूसरा हो जाता है वो स्टैटिक्स पे चला जाता है, डेटा पे चला जाता है कि इस साल में इसका ये रहा, या फिर वो आर्थिक समीक्षा भी चली जाती है, वो तो करंट अफेयर्स का हिस्सा है, तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। चलिए एक आखिरी सवाल ये कि पिछले 5-6 साल में आपने तैयारी को देखा है और 5-6 साल में तैयारी किस तरह से बदल गई है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई 5 साल पहले जो तैयारी होती थी आज वैसी नहीं है, समय के साथ तैयारी में काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है। वो बदलाव आपने कितना फील किया है और क्या है वो बदलाव? बदलाव सर कई टर्म में आता है उसमें, यूपी हर साल करता है। एक तो सवाल पूछने का जो पैटर्न है प्रीलिम्स में, वो कब बदल जाएगा, किस स्तर का बदल जाएगा, नहीं बता सकते। 2 साल पहले तक वो क्वेश्चन नहीं आते थे जो कितने युग्म सही हैं, 1, 2 22 में इंट्रोड्यूस हो 2, गया। 3, 4, 22 से आना शुरू हुआ। उसके पहले आप एलिमिनेशन लगा सकते थे, अब एलिमिनेशन नहीं लगेगा। आपने 100% जब श्योर नहीं है, आप शायद नहीं कर पाएँगे अटेम्प्ट उसको। इसलिए बोलते हैं कि लक वाला काम होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको 2 सही है, पता है, बिल्कुल सही है। उसको पता है कि 2 ही सही है, तो उसने केवल 2 ही युग्म सही पे आंसर लगा दिया। बट एक और स्टूडेंट है, उसको 2 सही लग रहे हैं, लेकिन वो गलत वाले को सही मान रहा है। वो भी सही लगा के यहाँ पे थोड़ा-सा हो गया डिस्क्रिमिनेशन टाइप। तो एक तो चेंज बड़ा आ गया कि पैटर्न में ही चेंज हो गया। पैटर्न में ही चेंज होता जा रहा है, और फिर किताबें में सर वही है, कंटेंट वही है, कुछ भी नहीं बदला, गौर से देखें तो। सवाल पूछने के तरीके बदलते जा रहे हैं और डीप में जाते जा रहे हैं। जैसे कि संविधान का ही देख लीजिए, तो संविधान को वो 3-4 तरीके से पूछ लेता है। कैसे? एक बोलेगा राज्य व्यवस्था के अनुसार, फिर बोलेगा दूसरा भारतीय राज्य व्यवस्था के अनुसार। तो आपको दोनों टर्म अलग-अलग संविधान के अनुसार। फिर पूछेगा संविधान के अनुसार। चौथा पूछ सकता है कि संविधान में उल्लिखित प्रावधान है या नहीं है। फिर एक और आ सकता है कि लिखित है, क्या परिभाषित है या नहीं है। तो इतना डीप आप जाओगे तो सिर्फ बेयर एक्ट से ही जा सकते हैं। हाँ, सही बात। एग्जाम्पल के लिए कई लोगों को ये पता हो, क्योंकि उस पुस्तक को पढ़ रखा है, कि सीएजी का कार्यकाल 6 या 65। ठीक है, इतना पता है। अगर कोई नया स्टूडेंट है जो 2-3 साल की तैयारी किया है उसने, और अगर वेरिएंट नहीं पढ़ी, उसको अभी भी पता क्या लग रहा है, उसको यही लग रहा है कि ये संविधान से लिया गया है, ये संविधान में लिखित है। हो गया आपका स्टेटमेंट गलत। कि संविधान में है। संविधान तो बोलते ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, इस बात को नोट कर लीजिए। सीएजी वाला जो एग्जांपल इन्होंने बताया या अभी पहले संसद के सत्र वाली बात बताई, जैसे ऑलमोस्ट लोगों से मैंने भी जब भी क्रॉस चेक किया है, सबको यही पता है कि सीएजी का कार्यकाल मतलब उनके दिमाग में संविधान में लिखा हुआ है। डायरेक्ट बोलता है कि विधि संसद विधि द्वारा निर्धारित कर सकेगी, उसकी सेवा शर्तें हैं, उसका ये। तब आप विधि देखिए, यहाँ से शुरू होता है एक्सटेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही है। लाइक अगर कोर्ट की अवमानना वाली बात है, तो कोर्ट की अवमानना का जिक्र है संविधान में, जिक्र है, लेकिन कैसी अवमानना हो, किस टर्म में लगेगी, उसका क्या-क्या हो सकता है, क्या संविधान में लिखा है? नहीं, वो एक्ट में। वो एक्ट में लिखा है, उसमें लिखा भी है कि विधि के अनुसार संसद तय कर सकेगी। देन यू हैव टू फॉलो दैट एक्ट, और करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक्ट को भी ले रहा है कि 1988 का एक्ट है, 1987 का एक्ट है, इसके अनुसार ये सही है, ये गलत है। तो संविधान का ही पार्ट है, गौर से देखेंगे। एक और उदाहरण, आर्टिकल में याद नहीं कर पा, 77 या 78 में से कुछ है। उसमें बोला गया राष्ट्रपति रूल बनाएंगे, बिजनेस के रूल्स और ट्रांजैक्शन के रूल्स। एक बार देख लीजिए ना उसको, सवाल आएगा। अच्छा। हाँ, आएगा। मंत्रालय कैसे आवंटित हो गए, मंत्रालय कौन सा काम कर रहा है, तो ये निर्धारित कहाँ से है? केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, जो भारत में जो भी व्यवस्था है वो सब लिपिबद्ध है, हर एक चीज लिपिबद्ध, कुछ भी हवाबाजी नहीं है सर, कुछ भी हवाबाजी नहीं। तो वो रूल्स हमें पता करना पड़ेंगे, रूल्स का कम से कम इतना ही पता कर लो, डीप में नहीं आओ तो ये तो पता कर लो कि वो कौन सा पर्टिकुलर एक्ट या रूल्स है, कौन उसको पारित करता है, कौन उसको नोटिफाई। अभी सिंपल चीज भी अगर किसी स्टूडेंट से ये पूछ लें कि गैजेट नोटिफिकेशन कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है, कौन सा मंत्रालय अधिसूचित करता है, दोनों में फर्क है, नहीं पता है सर कई लोगों को। बहुत सिंपल टर्म, मतलब बहुत सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ मैं, नहीं बता पाएंगे कई लोग। क्यों? क्योंकि रट्टा मारे जा रहे हैं वो कुछ किताबों का, और वेरेट तो देखा ही नहीं है। वेरेट का बोल देंगे तो ये क्या होता है, इस तरीके से बोलते हैं। तो मैं जब सवाल पूछ लेता हूँ ना, तो बोलता हूँ, मैं पहले ये पूछता हूँ कि तुम्हारी तैयारी ठीक है? हाँ ठीक फिर है। आप उसको संविधान तैयार कैसा है? एक्ट पर ले आते हैं। संविधान कैसा है? एकदम भैया बिल्कुल रेडी है। 2 सवाल पूछा हूँ सिंपल, कुछ नहीं, वो बता देना।
बस तो धड़ाम हो जाते हैं। तो यही है कि ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़ो और उसको उतने तक ही सीमित ना रखें जो किताब में दे दिया या टीचर ने बता दिया। थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है। जैसे टर्मिनोलॉजी उसमें जो है न्याय है, मान के चलिए न्याय एक टर्म है। तो आप देखिए ना कि न्याय को किस-किस भाग में डाला गया है। वो शब्द कहाँ-कहाँ है। आता ही है क्वेश्चन इस तरह। हाँ, सही बात। भाग 1 में है, 2 में है, 3 में, 4 में है। हुँ। प्लस न्याय के कितने आयाम उसमें हैं? आर्थिक न्याय, ये न्याय, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आर्थिक न्याय किस-किस में है? हुँ। लिपिबद्ध। तो ऐसे अपने आप ऐसे तैयार करना पड़ेगा। कोचिंग तो समझ सकते हैं कि वो पढ़ा दिया, अगर आपको कुछ नहीं आता तो गाइडेंस तो मिलती ही है शुरुआती दौर में, क्योंकि नहीं जानते हम कि कैसे पढ़ना होता है चीज़ों को। तो ऐसा बोलने की रिलेवेंस नहीं है, कोचिंग सब बर्बाद ही होते हैं, तो ऐसा तो मैं नहीं मानता, क्योंकि बैकग्राउंड सबका एक सा नहीं है सर। कुछ सरकारी स्कूल से भी आते हैं, हम जैसे, हमको भी नहीं पता था कि कैसे पढ़ना है। लेकिन जब प्यूरीफाई कर देगा, नहीं, नहीं, कुछ तो कमी है यहाँ पे, क्या दिक्कत कहाँ हो रही है? पुराने पेपर देखते गए और फिर उसको मतलब अच्छे से रिफाइन करते गए, इसमें ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है। तो उसको पकड़ना शुरू किया और फिर गलत नहीं हुए आंसर कभी। और गलत छोड़ दी, गलत एक चीज़ हो सकती है बट उस रेंज तक हम पहुँचे कि नहीं पहुँचे, इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है। कि आप क्वेश्चन की रेंज तक पहुँच, मतलब कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, अब आप सोच रहे हैं कि यार ये तो किसी ने पढ़ा ही नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा। तो वो चीज़ होती है ना, तो वो बड़ी दुखदाई है उस तैयारी के फेज़ में। गलत तो हो ही सकता है कि एक शब्द का आपने अच्छे से नहीं पढ़ा और कुछ उस दिन कुछ चल रहा है दिमाग में, तो कुछ सही भी होंगे, कुछ गलत भी होंगे, वो एक अलग चीज़ है। बट अगर आपको अपना परीक्षण करना है, तो आप ये देखिए कि मैं उस रेंज तक पहुँचा कि नहीं, जो वो पूछ रहा है। एक्ट हम पढ़ के ही नहीं गए कभी, उसने अवमानना वाला एक्ट पूछ लिया कभी, कभी वो आर्म्स एक्ट पूछ रहा है, तो कुछ तो वजह रही होगी वो पूछ रहा है, ऐसे थोड़ी ना। हाँ, हर क्वेश्चन के बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो ज़रूर कोई ना कोई वजह रहती है। जी। ठीक है, तो ओवरऑल ये बातचीत आप लोग के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी और ध्यान रखिए, ये एक बात जो इन्होंने कही कि ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ने की आदत डालिए। जी। और संविधान में खास तौर पर अगर आज व्यवस्था आप पढ़ रहे हैं, आपको संविधान के लिए बेस्ट तरीका है कि बेयर एक्ट उठाइए। मेरी क्लासेस में भी आपको पूरी क्लासेस बेयर एक्ट के ज़रिए ही मिलेगी, उसको भी देखिएगा। तो हमेशा बेयर एक्ट अपने पास रखने की भी आदत होनी चाहिए कि रेफरेंस के लिए देख लें। इसमें ये है सर कि 2 चीज़ें और जोड़ दूँगा, आप अनुमति देंगे तो, कि मान के चलिए आपको संविधान नहीं आ रहा है समझ में डायरेक्ट से, होता है क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, लंबे-लंबे सेंटेंस होते हैं, देन यू कैन रेफर सम बुक्स और टीचर्स से बोलिए हुँ। कि भाई क्या है इसमें? तो वो समझाएँगे, वो बेहतर तरीका है मेरे हिसाब से। हाँ। प्लस जब मेंस में जाते हैं, तो प्रीलिम्स एक छोटा पार्ट है उसका, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया वो। मेंस में गए तो फिर हमें वही फेस करना है। हमने तो अभी तो जितने भी डिस्कशन किया वो सिर्फ प्रीलिम्स पे था। मेंस में जब जाएँगे तो मेंस में भी वही प्रॉब्लम है कि हम आयाम नहीं खोल पा रहे हैं। छोटा-सा उदाहरण दे के बात खत्म करूँगा। मान के चलिए इंटरनल सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन बना। हुँ। किताबों में हमने क्या-क्या पढ़ रखा है? आप भी जानते हैं जैसे कि हम एलडब्ल्यूई की बात करेंगे, हम माओइज़्म की बात कर लिया, हमने नशापत्ती की बात कर ली जो कि पंजाब यहाँ हो, हमने सांप्रदायवाद की बात कर ली, डन। और भी चीज़ें हो गई, लॉ एंड ऑर्डर वाली चीज़ें हो गई, ये सब हमने इंटरनल सिक्योरिटी का हिस्सा मान लिया, साइबर क्राइम को मान लिया, ये सब। हुँ। थोड़ा-सा घुमा दिया, थोड़ा-सा आगे बढ़ गया। ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, क्या इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं है? क्या नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं है वो? ऐसे खोलना है आयाम को, हुँ। धीरे-धीरे। और फिर उसमें सोचना समझना, अपना अपना कंटेंट रेडी करिए। उस पे क्वेश्चन अगर आ गया तो हमको कैसे डिलीवर करना है, तो वो मेंस का पार्ट है। और इंटरव्यू तो फिर आप जानते ही कि एक सतत प्रक्रिया है। हाँ, बिल्कुल। उस दिन क्या होगा वो कोई नहीं जानता, वो बट कोई नहीं जानता, रेडी लेकिन रहना ही होता है। इंटरव्यू में भी एक रेंज ज़रूर होता है जी, और वो डिफ़ाइन होता है आपके डेप्थ से। जी, जी। तो डेप्थ से ऑलमोस्ट चीज़ें पहले से पता होती हैं कि इसी रेंज में से पूछे, और कुछ रैंडम चीज़ें तो कभी भी पूछी जा सकती हैं। वो दरअसल आपके नॉलेज को चेक करने के लिए होता भी नहीं है। नहीं होता है, वो आपकी पर्सनैलिटी रैप में ओरिजिनैलिटी जितनी ज़्यादा हो और उसके आंसर भी जितने ऑथेंटिक, जेन्युइन हो, जेन्युइन हो। जितने सच्चाई वाले हों, वो बहुत बेहतर है। आप बना के जाएँगे जितने ज़्यादा, तो आप फँसते जाएँगे, क्योंकि वो तो पहचान लेते हैं उस चीज़ को, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो अब समय की हम लोग के पास कमी है, नहीं तो इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं और कभी और मौका मिलेगा तो ज़रूर सौरभ से आपका इंटरेक्शन कराएँगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं और मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों पर जब आप ध्यान देंगे तो आपको ज़रूर आने वाले एग्ज़ामिनेशन में फ़ायदा होगा। आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। और आप लोग का भी शुक्रिया। देखिए, इसका लाभ उठाइए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।